Okay, recording is started, okay? हाँ, ओके। तो वेलकम टू एवरीवन, स्वागत है सबको। ये वेबिनार फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुंबई द्वारा आयोजित है, जो मुंबई में स्थित एक पर्यावरण के लिए समूह है, एक पर्यावरण का एक्टिविस्ट का ग्रुप है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोग करण वर्मा को सुनने वाले हैं, जो अपने अनुभव के बारे में बात करेंगे। करण वर्मा, इन्होंने इन्वायरमेंट स्टडी में बैचलर्स ऑफ आर्ट किया और उसके बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी से थिएटर ऑफ आर्ट में डिप्लोमा किया है। और जो पर्यावरण की समस्या है, जो पर्यावरण जलवायु संकट है, उसकी गंभीरता को सहते हुए, उसकी गंभीरता को मुद्दे मतलब उसको उस पे केंद्रित उन्हें जो लगा कि ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने के लिए, इस पे काम करने के लिए, इसके लिए इन्होंने गुजरात साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दिल्ली तक पैदल यात्रा की और अलग-अलग जगहों से जाके लोगों से बात की, बच्चों से स्कूलों में बात की, अलग-अलग मुद्दों के बारे में, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, जैसे कि प्लास्टिक, पटाखे, वायु प्रदूषण आदि। तो इसके लिए हम लोग उनके अनुभवों को आज सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो करण, आप बात करना अभी शुरू कर सकते हैं। जी। हम लोग सब उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैंने अपना जो अभियान किया, जन चेतना अभियान करके, जो कि मैंने गांधी आश्रम से शुरू किया, नई दिल्ली राजघाट तक इसको समापन किया था, जिसका उद्देश्य था कि मैं विभिन्न प्रकार के स्कूलों में जाऊं, बच्चों से बात करूं और जानूं कि ये सब जो आज चल रहा है पर्यावरण के साथ, इसके रिगार्डिंग हम कुछ बात कर पाएं, बच्चों को बता पाएं। दरअसल उस समय जो समय था वो दीपावली का समय था, पटाखे हम जलाते हैं, और इसका जो असर मेरे साथ जो हुआ था वो पिछले साल का है, 24 शायद 23 के एंड का, जब मेरे दिमाग में इसका गर्मी का असर हुआ था, जिससे मेरे माइंड ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया था उस समय। तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत गंभीर विषय, मुझे इसका बाद में पता चला कि इसके रिगार्डिंग कुछ आज करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मुझे, जब मैं मुंबई आया तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और जाना, पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आज करना बहुत ज़रूरी है। तो तब से फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि मैं समाज के बीच एक चेतना का संचार कर पाऊँ, ताकि ये बात सब तक पहुँचे और कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग हम कुछ कर पाएँ, ताकि आज जो हो रहा है ये सब रोका जा सके, ये रुके। अभी जैसा आपको पता है, 3-4 दिन पहले अभी लॉस एंजेलिस में आग लगा। लॉस एंजेलिस में आग लगा था अभी, उसमें बहुत सारे जो है घर जल गए, जंगल जल गए, 12.5 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उनका नुकसान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई सब चीजें हैं। तो यदि हम समय पर नहीं जागे, मुझे डर है कि प्रकृति जब अपने, तो मैं चाहता हूं कि ये सब हम इसमें आगे आएं और प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करें, और जो है ये सब चीज रुके। एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो इतना हो रहा है, मिथेन इतना ज्यादा हो रहा है, पीट्स लैंड को बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है। हमारे ये जो है एनवायरनमेंट का जो ये सब इतना नुकसान हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है आज। तो बस उसी को लेके मैंने अपना अभियान शुरू किया। अच्छा है ये। तो अच्छा, आपके जी। पास कोई पीपीटी है क्या अभी शेयर करने के लिए? अभी तो मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, इस समय तो नहीं है, बस एक डिस्कशन मैं कर सकता हूँ थोड़ा इसके रिगार्डिंग। अभी तो कुछ ऐसा मैंने तैयार किया नहीं था। अच्छा, तो जी। हाँ, तो हम आपके अनुभव को सुनना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे पहलू है, तो जैसे कि स्कूल है उसके बारे में आप बता सकते हैं, आपने जो कहाँ पे स्कूलों में गए, क्या बात की? जी। देखिए यश जी, क्या है ना कि ज्यादातर जो लोगों का रिएक्शन मुझे मिला है, तो वो इसको एक धर्म के साथ बहुत जोड़ा लोगों ने।
जो मैं पटाखे का जो मुहिम मैंने किया था, लोगों को लगता है कि एक धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज है ये। भाई पटाखे हैं तो उनको लगता है कि हिंदू धर्म का एक ये जो है पार्ट है पटाखे, ठीक है। जबकि हमें इसके इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका इतिहास मुगल काल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सब आज लोगों की आदत हो चुका है कि एक धर्म के साथ जोड़ने का। और रही बात बच्चों की, स्कूलों की, तो बच्चे बोलते हैं कि हमें जो सिखाया गया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें जो दिया है, समाज से जो हमने सीखा है, हम उसी पे काम। तो मतलब बच्चे बच्चे तो कहीं ना कहीं वो चीज सीखने को तैयार भी हैं। अगर हम उनको वो चीज ना दें तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो बड़े जो हैं, जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जो पारंपरिकता को इसमें आगे लेके आ रहे हैं, इन सब चीजों को परंपरा के साथ जोड़ के जो बैठे हैं, तो ये जो लोग हैं ये सब इस चीज को ज्यादा जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम इनको समझाएं, इनके ऊपर काम करें, हम अपनी सरकारों को ये बात बोलें कि जो है इन पे बैन हो, प्रतिबंध हो, पूरी पूर्णता प्रतिबंध हो, तो तब जाके ये बात रुक सकती है। मुझे बहुत से लोगों ने सफर के बीच में बोला कि ये अगर सरकार ही बंद कर देगी तो पब्लिक के पास ये सब पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं भी हाँ एग्री हुआ उनसे कि हाँ ये बात सही है। बैन तो भाई, बैन तो प्रोडक्शन बैन का होना, प्रोडक्शन का बंद होना नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीज बिल्कुल ही बननी ही बंद हो जाएगी तो बैन का भी कोई मतलब रहेगा नहीं। बैन आप कब लगाते हो? जब आप प्रोडक्शन करते हो। लेकिन जब प्रोडक्शन ही आपने बंद कर दिया तो बैन किस चीज पे रहेगा? भाई बैन तो आप जब लगाएंगे ना, जब आपने प्रोडक्शन कोई चीज बना के आपने रखी है, आप फिर उस पर बैन लगा रहे हो। लेकिन लोगों ने कहा कि आप सरकार को ये बात बोलिए कि इसका प्रोडक्शन ही बंद हो। तो मुझे लगता है इसका प्रोडक्शन ही बंद होगा तभी हम एक छोटी क्वांटिटी में हम इन सब चीजों को, पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो ये तो आपने बेसिकली अभी पटाखे के बारे में बात बताया है। तो जी। बेसिकली आपने कौन-कौन से मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाई है पर्यावरण से देखिए मैं, संबंधित आपकी यात्रा में? जी जी जी, जी जी, मेन मुद्दा तो इसमें यही है कि पटाखे हो, प्लास्टिक हो, और अपना जो आज इतना जो हम इतना इस्तेमाल, जो जीवाश्म ईंधन इतना जो निकाल रहे हैं धरती के, जो सब रिजर्व है उनमें से निकाल निकाल के हवा के अंदर सब कार्बन इतना फैला दिया है। या फिर हम पीट्स को निकाल रहे हैं, पीट्स जो हॉरिकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, हॉर्टिकल्चर में, तो वो सब हम इतना इस्तेमाल, इतना ज्यादा हमने इन चीजों को आज निकाल लिया है बाहर, और अपने इस्तेमाल में हम लेके आना शुरू कर दिया है कि इतना ज्यादा गर्मी बढ़े जा रहा है। और जिसका कारण हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी या हम सब हैं, उनको ये सब चीज कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी देखा पीछे अपना अमेरिका में, लॉस एंजलिस में आपने देखा अभी आग लगा हुआ है जंगलों में। तो ये कोई ये संयोग भर नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं हुआ है कि वहां गर्म हवा के कारण ये सब हो रहा है। और यदि आप अपना देखेंगे पेरिस एग्रीमेंट 2015 का आप देखेंगे, उसमें आपको देख के पता चलेगा कि हमारे जो एमिशन, जो कट आउट रिडक्शन की जो बात हुई है, उसमें सिर्फ 2% की बात है उसमें। अगर हम सब मिलके भी अगर अपने अपने एमिशंस एनडीसी आप देखेंगे निकाल के, तो आपको पता चलेगा कि टोटल उसमें 2% तक ही कटौती है, ज्यादा नहीं है उससे ज्यादा। और एमिशन की जो बात रही, उसमें जो पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुआ था वो 45% तक बात हुआ था। 2030 तक आप 45% तक आप कम करेंगे और 2050 तक आप नेट जीरो पर आएंगे। तो आज यदि हम देखेंगे तो आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये चैलेंज है हम सबके लिए कि हम इसको कैसे अब कम करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2024 के एंड में हमें ये पता चला है कि हम 1.5 डिग्री से आगे आ चुके हैं इस समय। जबकि उस समय हमने इस चीज को घोषित किया था कि ये एक इमरजेंसी है। लेकिन आप ये देखिएगा, इमरजेंसी हमने घटाने की बजाय बढ़ाया ही है उन सब चीजों को। तो बस यही है कि हम इसके ऊपर काम करें, हम जितना हो सके अवेयरनेस फैलाएं, ताकि इस पृथ्वी को बचाया जाए, इसके रिसोर्सेज को बचाया जाए, जो इतने जंगल में जो जानवर मारे जा रहे हैं उनको बचाया जाए। और अपने आप में यदि हम इन सब चीजों को बचा पाए तो हम मानेंगे कि हमने कुछ किया जीवन में। अच्छा। तो अभी ये जी आपकी यात्रा को के बारे में जानने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। तो मतलब कि जैसे आपने
आपका कैसा था एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा था? आपने कहाँ पे आप रहे? कैसे आपने मैनेज किया और क्या चुनौतियाँ जी, आपको जी, जी। आई? जी, जी, जी। देखिए यश जी, मैं जब चला था तो मैं अपना गुजरात के रास्ते से गया। गुजरात के रास्ते से फिर मैं पहुंचा अपना राजस्थान, राजस्थान से बीच में हरियाणा, फिर दिल्ली। तो मैं रुकने का जो मेरे पास है तो मंदिर ही था। मंदिर या फिर समझो थोड़ा चहल रहे, ताकि मुझे सेफ्टी और मैं आराम से आराम कर पाऊँ, ताकि अपना नींद जो है दिन में, सॉरी रात में अपना पूरा कर पाऊँ, थकान उतार पाऊँ। तो इस लिहाजे से मैंने अपना सफर जारी रखा कि मैं जितना हो सके स्कूलों में मैं गया, और जितना मतलब मंदिर मुझे जो मिले, मंदिर एटलीस्ट मुझे सब मंदिर ही मिले रास्ते में। मंदिर जो पुराने पुराने मंदिर, तो मैंने वहीं कहीं ना कहीं वहां से लोगों से बातचीत करके, संपर्क करके उनसे व्यवस्था करा ली। हालाँकि उसमें कोई मेरा पैसा नहीं लगा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बीच में सपोर्ट भी किया कि आप खा लीजिए, पी लीजिए, ये ले लीजिए, खा लीजिए, हम आपको दिला देते हैं, आपको कुछ चाहिए हो, पानी चाहिए हो, जूस चाहिए हो। तो ऐसे लोग बहुत मुझे मिले। तो ऐसे करते, 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 करते सफ़र पूरा निकल ही गया। पता ही नहीं चला कैसे, कैसे सब ये चीज़ हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आनंद मुझे बीच में रहा, वो ये रहा जब मुझे स्कूलों में जाने का मुझे मौका मिला, परमिशंस मुझे मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला। बच्चों ने उस बात को पूछा कि सच में ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट ऐसी कोई समस्या है, क्लाइमेट जैसे एग्जिस्ट करती है समस्या। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, गांव के लोगों को पता ही नहीं है उस बारे में। तो मुझे लगता है कि मैंने बाद में ये चीज सोची कि भाई चलो, ये तो मैं अपने उस पे एक अभियान कर रहा हूँ, तो इसको हमें एक बड़े लेवल, बड़े स्केल पे इसको करना पड़ेगा, ताकि ये हमारी जो बात है पूरी पब्लिक तक पहुंच पाए और इसको सब समझ पाए। वरना ये छोटे लेवल पे तो मैं कर ही रहा हूँ, जितना हो सके पेपर्स ने मुझे कवर किया, जितना हो सका मुझे प्रिंट मीडिया ने, साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किया, और बहुत से चैनल्स पर इसके बारे में दिखाया गया। और मैं चाहता हूं कि अब हम इससे आगे कुछ और अच्छा करें, ताकि वो बात सब तक जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है अभी। बहुत से लोगों को नहीं पता इस बारे में कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। बस वो तो एक दूसरे का नाम ही लगा रहे हैं, भाई सरकार को ये करना चाहिए, लोगों को ये करना चाहिए, पब्लिक मानती ही नहीं है, सरकार ये है वो है। तो ऐसे काम चलेगा नहीं। मेरे को लगता है कि दोनों को जब तक कोऑपरेट हम करेंगे नहीं, पब्लिक भी और सरकार भी, जब तक ये सब चीज रुकेंगी नहीं। और इसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें रुकेंगी। बस ऐसे ही सफर मेरा निकला। अच्छा, जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों को पता नहीं है, अगर उन्हें वैज्ञानिक रूप से जी, जी, जी। जलवायु संकट के बारे में पता नहीं भी हो, तो भी क्या आपने उनसे पूछा है कि क्या उन्हें हम्म, कुछ दिखता है, जैसे गर्मी बढ़ रही है, या फिर अगर वो किसान हैं तो उन्हें जो हम्म, खेती हम्म, में हम्म, मुश्किल पड़ रही हम्म, होगी जलवायु संकट के वजह से, जलवायु बदलाव की वजह से, या फिर हो सकता है कि हम्म। वायु प्रदूषण आजकल बहुत उत्तर भारत में हो रहा है। तो इस तरह की बातें लोगों ने क्या की? क्या उनके ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई गर्मी तो हो रहा है, इतना बढ़ रहा है हमारे यहाँ गर्मी, और इसकी वजह से कहीं न कहीं ये बदलता हुआ जो तापमान है, इसका कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई इस बारे में। लेकिन वो जो है वो सिर्फ़ ये मान रहे हैं कि गर्मी जो हो रहा है वो सिर्फ़ अपने आप ही हो रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन इसके पीछे हाँ। है, क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस क्या है ये। लेकिन वो ये ज़रूर मान रहे हैं कि हाँ, गर्मी हो रहा है। बस उनको ये ऊपर-ऊपर से बात पता है कि गर्मी हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि सरकारें को कुछ करना चाहिए, हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो, हमें जो बोला जाएगा हम तो वही करेंगे। लेकिन मेन इसमें जो मुद्दा है वो सरकार का है। लेकिन उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर मीथेन है, या फिर वाटर वेपर्स है, या फिर इतना जीवाश्म ईंधन को इतना जलाया जा रहा है, फिर या वो है। उनको बस ये पता है कि गर्मी बढ़ रहा है कैसे ना कैसे। तो बस एक मैं अपनी इसी बात को सब तक पहुंचाना चाह रहा था, ताकि वो बात सब तक बात पहुंचे, और कहीं ना कहीं एक जो साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है वो सब जाने। अगर वो पता चलेगा तो मेन जो चीजें हो रही हैं वो रुकेंगी। हुँ। और स्कूलों के बारे में मुझे पूछना था कि तो क्या आपने पहले से मतलब स्कूल के अथॉरिटीज़ से बात करके रखी थी, या आप ऐसे
उधर जाके भी आपने रैंडमली मतलब कोई स्कूल दिखा तो आपने उनसे कांटेक्ट किया यात्रा के दौरान? जी, जी। मैंने कुछ स्कूलों में पहले से ही बात करके रखा था कुछ स्कूलों से, जो मुझे लगा कि मेरे रूट के बीच में ये सब स्कूल आएँगे, तो मैंने उनसे बात किया। कुछ कुछ से किया, सबसे नहीं किया। लेकिन बहुत से जो थे उन्होंने उनको ये मैटर अच्छा लगा कि भई आज ये सब हो रहा है। देखो, स्कूलों में जो हम प्रिंसिपल जो है उनको इस बारे में पता है कि ये सब एक समस्या हो रही है, हवा खराब हो रहा है, हमारा आज पानी खराब हो चुका है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, मेरी मदद के लिए उन्होंने दूसरे स्कूलों से संपर्क किया कि ऐसे-ऐसे एक लड़का है करण करण करके, तो आप इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ये अपने स्कूल में मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इनको जो हेल्प हो सके वो करिएगा। तो उन्होंने अपने जो है फ़ोन के माध्यम से किया, जो मान लीजिए मेरे रूट के बीच में जो स्कूल आ रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ स्कूलों से शुरुआत में मैं बात किया था कि मैं अपना बात करके चलूँगा और जैसा भी रहेगा उनको बताऊँगा। लेकिन लोग सुन रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं वो सब। स्कूल के जो लोग हैं, बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, हमारी जो पानी है वो खराब आज किया जा रहा है, हमारे लिए जो हवा है वो खराब की जा रही है। तो लोग इस बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और कहीं न कहीं वो सब आगे आ रहे हैं कि भई हाँ, आप अपनी बात बोलिए। आप अपनी बात बोलिए ताकि इस पृथ्वी को, इस एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो मुझे मौका बहुत से लोगों ने दिया बोलने का। अच्छा। तो और ये हाँ, तो आपने अच्छा ये अच्छा होगा कि अगर ना कुछ स्पेसिफिक कोई किसी से बात किया हो आपने, इस तरह के कोई इंसिडेंट बताए, तो लोगों को अच्छा लगेगा सुन के कि क्या हुआ, कैसा था वो एक्सपीरियंस, अनुभव? देखिए, मुझे कुछ यादगार मुझे कन्वर्सेशन। हाँ। लगता है कि ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत आन जी, जी। जी, जी, जी। देखिए रात जब जब मैं मंदिर में जब सो रहा था उस समय, तो मतलब एक एक खुशी भी थी उस समय, मुझे खुशी भी बहुत थी कि भाई मुझे ऐसा मौका मिला कि भाई मैं अपनी अपने मंदिरों में सो रहा हूँ, या फिर इस तरीके से गाँव के बीच में मैं बिल्कुल हूँ, जहाँ पे ऐसा रात को कोई होता नहीं व्यक्ति। जैसे मान लो दूर-दूर तक गाँव में सन्नाटा है और सिर्फ मंदिर में जो है वो ताला-वाला लगा देते हैं, वो बाहर जगह है, तो मैं वहाँ अकेला सो रहा हूँ। तो मुझे एक वो जो डर वाली जो मेरी फीलिंग थी पहले, वो फीलिंग मुझे हटाने का मौका भी मिला एक, और कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैं पृथ्वी के लिए सब कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को जो रख रहा हूँ, या फिर मैं अपना जो सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये, मैं सिर्फ़ अपनी पृथ्वी के लिए कर रहा हूँ, बचाने के लिए कर रहा हूँ, इस दिशा में कर रहा हूँ, ताकि हमारा आने वाला कल बचाया जा सके। और जितना हो सका वो मैंने जो है कोशिश अपना पूरा किया। और इस दौरान मैं कुछ जो है पार्षद जो हैं बीच में, जो पार्षद जो वार्ड के जो पार्षद जो रहते हैं उनसे मैं मिला, और दिल्ली में मैं जो है एमसी से मिला। तो इन लोगों से मुझे जो जो इनका जो रिएक्शन था वो बहुत सही लगा मुझे, कि इस दिशा में ये कुछ समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे मौका भी दिया बोलने का कि आप यहाँ बोलिए, अपनी बात आप आगे तक रखिए। तो बस उसी के रिगार्डिंग बहुत से लोगों से बात होती रही, पता नहीं वो सफर कैसे निकल गया, कैसे 27 दिन अपने आप बीतते चले गए, नए नए लोग मिलते रहे, बात पूछते रहे, समझाते रहे, हम बातचीत करते रहे। बस ऐसे ही करते करते सफर सारा निकल गया। और जब सफ़र शुरू किया तो फिर ये साबरमती आश्रम में वहाँ पर कैसा अनुभव था? वहां पे दरअसल जिस दिन मैंने सफर शुरू किया था उस दिन 2 अक्टूबर था, और वहां पे गांधी जी का जो वहां पे जो उनका बनाया जाता है उस दिन, जयंती जो बनाया जाता है उस दिन, तो वहां पे उस चीज को सेलिब्रेट सब कर रहे थे। सब ने पूछा कि आप सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो वहाँ लोगों की एक जिजीविषा जो थी अंदर से जानने की, कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप बोर्ड लेके क्यों चल रहे हो ये सब। तो उन्होंने से जो पूछा कि आप पर्यावरण के लिए इतना सब क्यों, आप ही अकेले क्यों, कोई और क्यों नहीं साथ में आपके। तो वो चीज एक फील जो हुआ उस समय कि भाई चलो हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं पृथ्वी के लिए। कहीं ना कहीं गांधी जी भी जो है हमारे देश में इतने बड़ा उनका जो दर्जा मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को सुनेंगे कि जी का इतना सम्मान मैं कर रहा था उस समय, कि भाई उस दिन से मैंने अपना सफर शुरुआत किया। और उस समय बहुत से मीडिया, जो वहाँ मीडिया पहुंचा हुआ था, उन लोगों ने भी मुझे कवर किया और सुना उन लोगों ने मुझे। उन्होंने मुझे मौका जो दिया बातचीत करने का, क्लाइमेट के रिगार्डिंग एक बंदा ऐसा ऐसा कर रहा है, और जो 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 मेरे लिए एक
ಇಕಾಲಜಿ जो मेरे लिए जो ये ಹೇಳಿ ನಡೆದ ಒಂದು हाँ बोलिए करण। जो मेरे हाँ, जो मेरे लिए जो ये जो अनुभव था ना वहां से शुरुआत करने का, ये अपने आप में बहुत लाजवाब था कि मुझे ये सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये सब क्यों है, कैसे है, आपकी कौन सी संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बताने में जो अपने आप में ये काम करने में अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बढ़िया मजा है। कुछ लगा कि जीवन में कुछ कर रहे हैं, जीवन में कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो अभी मुझे लगता है कि बाकी लोगों को जिनको जो भी प्रश्न है वो पूछ जी सकते जी हैं। जी। और हाँ, तो एक प्रश्न कमेंट में भी आया है। अगर आप इसका मतलब प्रश्न ये है कि आजकल ये टेरेस और बालकनी गार्डन पर्यावरण के लिए कितने फायदेमंद है आपके अनुसार? क्या मैं समझ नहीं पाया आपकी टेरेस बात और को। बालकनी गार्डन मतलब जो गार्डन जो हम्म। पौधे लगाए जाते हैं बालकनी और टेरेस में, तो उसके जी बारे जी जी। में प्रश्न है अच्छा अच्छा अच्छा, कि सुनिए लोग सुनिए, अपने हाँ अपने बहुत सही। लेवल पर ऐसा करते हैं, तो उसका क्या मतलब अ, उसकी क्या महत्व है उसका? देखिए यश जी, हमें सबसे पहले इस बात को जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जितना हम लगा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा हम नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, लगाना ठीक है अपने आप में कि हम छोटी छोटी शुरुआत करके पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उससे एक बड़ी क्वांटिटी में वो सब पेड़ पौधे नेचुरल फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है। हम लगाते तो बाद में है, लेकिन उससे पहले उखाड़ते हैं उन सब चीजों को। हम जो आज नेचुरल फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार हम कहीं पे भी लगाने की सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रकृति भी इस चीज को ज्यादा स्वीकार करेगी नहीं। छोटे स्तर पे ठीक है वो सब भाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि आप इतना ज्यादा आप कार्बन आज कर देंगे, इतना ज्यादा कार्बन आप बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, प्रकृति का जो प्रोसेस है, ये भी कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाएगा। क्योंकि इतने पेड़ है नहीं, आबादी हमारी इतनी ज्यादा दिन पे दिन बढ़ रही है, और जमीन जो है इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जंगल बिल्कुल सिमट रहे हैं, अपने आप में छोटे छोटे किए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो हम अपनी एक खुशी लगा सकते हैं, लेकिन उनसे फिर ऐसी कोई उम्मीद रखना कि भाई ये हमारा इतना जो है कार्बन सोखेंगे और हमें जो है फल वगैरह देंगे या फिर ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, छोटे लिहाज से सही है वो चीज। लेकिन यदि फिर हम पूरा ये सब सोचने लगेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आज आपको पता है कितना प्रतिशत आज जंगल बचा है हमारे पास इंडिया में? इंडिया में सिर्फ हमारे पास इस समय 12% जंगल है, सिर्फ 12%। हमारी जो लैंड को आप टोटल लेंगे, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर की हमारे पास आज जमीन है पूरे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर 12% हमारे पास जंगल है इस समय पे, जो अपने आप में एक बहुत छोटा एक अमाउंट है वो है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे चाइना जैसे देशों को, उनका जो एक ये है, उनका जमीन भी हमसे ज्यादा है, लेकिन उनके पास जो लैंड है वो 30% के आसपास है। 30%, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक नंबर है। तो और यदि आप आज निकाल के देखेंगे डाटा, और आज पूरी पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ 28% जंगल बचे हुए हैं, 28% पूरी पृथ्वी पे। बाकी जो जंगल थे वो सब आजकल आपको पता है कि इतने निर्माण हो चुके हैं, भवन बन चुके हैं, तो उन सब चीजों में सिमट चुके हैं। और रही बात बालकनी में पौधे वौधे लगाने की, तो ठीक है, वो एक शुरुआत के लिए सही चीज है। लेकिन मैं अपने लिए मानता हूं कि सबसे पहले हमें अपने जंगल्स को बचाना पड़ेगा। इस दिशा में हमें सबसे पहले इनको कटते हुए पेड़ों को बचाना पड़ेगा। अभी जब मैं अपना अभियान जब कर रहा था, तो उस समय मैं जब अपना दिल्ली में जब पहुंचा, तो मैंने अखबार उठाया, अखबार में देखा कि वहां की सरकार ने जो एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया, यूपी सरकार, दरअसल वो यूपी सरकार की बात थी, तो उन्होंने जो कदम उठाया था वो जो हमारे कावड़ कावड़ यात्रा, पता है आपको? कावड़ यात्रा जो शिव जी के उसमें लेके आते हैं भाई, हरिद्वार से कावड़ यात्रा आती है ना, तो उस समय जंगल्स को काटे गए, वहां पे 3.5 लाख पेड़ों को उस समय काटा गया। और क्या बोला सरकार ने कि हम ये जो पेड़ काट रहे हैं, ये हम धर्म के लिहाज से इन पेड़ों को काट रहे हैं, ताकि आने वाले जो लोग हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए हम जगह बना पाए। ये यूपी सरकार का ये वो था जो है, उन्होंने प्रस्ताव जो छापा था वो ये था। तो आप ये देखिए कि कई लाखों पेड़
उन लोगों के लिए काटे जा रहे हैं जो अपने आप को श्रद्धालु बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो सब कितना इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए, वही आने जाने वाले लोगों के लिए जगह मिले। क्या जगह की कमी है? मैं नहीं मानता है कमी, लेकिन उन पेड़ों को काट रहे हैं। तो सबसे पहले इन कटते हुए जंगल्स के प्रति हमें आवाज उठाना पड़ेगा, और दूसरा फिर सब हमें अपना जो है पेड़ पौधे लगाना सही मुझे लगता है कि वो रहेगा। सबसे पहले कटते हुए जंगल्स को बचाना बहुत जरूरी है। इन पे अगर काम होगा तो फिर बाकी सब चीजों पे काम हो सकेगा, क्योंकि नेचुरल जो अमेजोन वगैरह है, आज आपको पता है कितने जंगल काटे जा रहे हैं। वो सब इसीलिए काटे जा रहे हैं ताकि वहाँ जो है एनिमल्स के लिए जितना हो सके, कैटल्स के लिए खेती की जाए। खेती करके वहाँ जो होगा उनसे उनको खिलाया जाएगा। ठीक है, उनको खिला के फिर वो उनको बड़ा किया जाएगा, फिर उनसे उनको काटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रोसेस उन जंगलों के उस पे किया जा रहा है, जमीन पे किया जा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ऐसी जगहों को बचाना जरूरी है। फिर उसके बाद हम अपने जो पेड़ पौधे लगाएं अच्छे से, ठीक है, तो हम बाद में उनके लिए काम करें। तो मेरा भी ऐसा ही एक संबंधित प्रश्न था कि जैसे आप बोल रहे हैं लोगों को कि पटाखे नहीं फोड़ने जी चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ये सब जी जी। ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। पर ये सब चीज़ें बंद भी हो गई, तो अपने आप पर्यावरण का नाश रुक नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपने स्तर पे जो भी कर रहे हैं, पर जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो पर्यावरण का विनाश कर रही है। और हम्म, सिर्फ पेड़ काट के नहीं, और भी चीज़ें हैं। नदियों में मतलब प्रदूषण किया जा रहा है, कंक्रीट डाला जा रहा है, और हवा में प्रदूषण छोड़ा हम्म, जा रहा है हम्म, अलग-अलग फैक्ट्रीज़ के द्वारा, अलग-अलग मशीन्स के द्वारा। कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, कंक्रीट का बहुत बड़ा परिणाम होता है पर्यावरण के लिए। तो ये अनेक तरह से हम्म। जो विनाश हो रहा है, वो हमारे स्तर पे हमारी ऐसा तो नहीं है कि हम सब लोग अपने लेवल पे छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे तो सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। तो हम लोगों को क्या लगता है आपको, हमें थोड़ा बड़े स्तर पे काम करना होगा इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि जो हमारा जो ज्ञान है ना, वो जो हमें आज जो एक ज्ञान में जो हमें मिल चुका है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है आज। हम उसको पचा नहीं पा रहे कि उसको कैसे हम जो है कार्यान्वित कैसे कर पाए अपने ज्ञान को। जो हम इतना जो जान चुके हैं ना अपने जीवन में, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन जब मैं ये मानता हूँ कि ये जो समस्या है ये आम लोगों के द्वारा भी की जा रही है। जैसे आपने बताया कि पानी भी खराब हो इस समय हो चुका है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम सब इस बात को जब तक गंभीरता से नहीं लेंगे, इस बात को समझेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है और इससे हमारे बच्चों का भविष्य ही खतरे में है और साथ में हमारा भविष्य खतरे में है। और जब जाके हम ये जब चीज रोकेंगे, जब हमारी सरकारें इसमें आगे आएंगी, जब हमारे जो लोग हैं, देश की जो पब्लिक है वो इसमें आगे आएंगी, तो ये चीज कहीं ना कहीं रुकेंगी। और जैसा भी आपने बताया कि पटाखों से ही नहीं रुकेगा, बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो ये कदम उठाया, ये सिर्फ इसीलिए उठाया कि हम अगर छोटी चीज से शुरुआत करेंगे तो लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। समझेंगे इन द सेंस, भाई अब हमारी गाड़ी तो जरूरत है, लोग तो ये बोलेंगे गाड़ी तो जरूरत है हमारी। भाई पटाखे जरूरत थोड़ी ना आपकी, पटाखे तो आपकी जरूरत है ही नहीं। चलो गाड़ी मैंने मान लिया जरूरत है, पटाखे जरूरत नहीं। आप कुछ ना कुछ तो आप कम करिए। आप कुछ ना कुछ कम करेंगे तभी ना, तभी तो ये सब हो पाएगा। अब लोग, मैंने बताया कि लोग इसको धर्म के साथ इतना ज्यादा इसको जोड़ा गया कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये सब जब तक हमारी सरकारें नहीं चाहेंगी, सरकारें तो क्या, हम नहीं चाहेंगे, सब मिलके देश के लोग नहीं चाहेंगे, जब तक ये चीज रुकेंगी नहीं। और जब ये रुकेंगी तो आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण बचेगा। और शायद मुझे लगता है कि अब हम बहुत एक देरी की तरफ हम जा चुके हैं कि इतना ज्यादा हम लेट करे जा रहे हैं इस बात को, कि साइंटिस्टों का तो कहना है कि 1.5 से 2 के बीच ये सब अपना जो है लूप साइकिल शुरू हो जाते हैं। जो साइकिल जो हम बोलते हैं, ये शुरू शुरू हो जाते हैं सारे जो है
गर्मी, फिर शुरुआत गर्मी होगी, पानी वेपर्स बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सब पीट्स वगैरह से पानी सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभी शुरुआत का स्टेज है। अगर हम इसको रोक पाए तो शायद हमारी पृथ्वी बच पाए, अन्यथा फिर जो है, अन्यथा हाँ फिर जो होगा सो होगा, उसमें क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, एक प्रश्न, दो प्रश्न है अभी। एक लेकिन सत्यजीत पाटिल, हाँ सत्यजीत ने जी जी पूछा जी, है कि डिड यू डॉक्यूमेंट योर जर्नी इन विच फॉर्मेट? हाँ हाँ हाँ, हेलो, ये हाँ पूछ रहे हैं क्या सवाल ये? हाँ हाँ, प्रश्न है कि डिड यू डॉक्यूमेंट योर जर्नी, मतलब क्या फोटो वीडियो लिए थे, क्या किस तरह से जर्नी का डॉक्यूमेंट किया था, यात्रा का हाँ डॉक्यूमेंट हाँ, किस तरह से? मैंने जी जी जी, मैंने फोटोज भी लिए थे, और जो है अखबार ने, बहुत सारे पेपर्स ने कवर भी किया था इसको, और बहुत सारे चैनल्स ने कवर भी किया था इसको, और मेरे पास वीडियो भी है बहुत सारा, और जो है चैनल्स ने तो कवर किया ही है इसको, तो वो वीडियो है सब मेरे पास, पेपर्स का सब जो है, फोटोज वगैरह सब है वो तो उस समय का। बहुत सारे लोग तो इसको एक मतलब उस तरीके से देख रहे थे, लोगों ने अपने फोन से ही फोटो लिया मेरा, अपने फोन से फोटो लेने के बाद उन्होंने अपलोड भी किया अपने चैनल्स पे, और अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पे फोटो मेरा डाला है कि भाई ऐसे ऐसे बंदा कर रहा है, तो हमें इसका कुछ साथ देना चाहिए। तो ये तो बहुत सारा है अभी, मतलब बहुत से लोगों के अकाउंट पे आपको मिलेगा इस समय। कुछ लोग मुझे ऐसे ही मिले जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना शेयर किया, जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो उन्होंने मेरा छोटा सा वीडियो क्लिप लिया और उसको अपने चैनल्स पे डाल दिया। तो बस ये बहुत सारा है, ये तो है ही मेरे पास सारा। अच्छा, अभी सत्य प्रकाश वाराणसी जी को प्रश्न पूछना है। जी जी जी, पूछिए पूछिए, बोलिए। करण जी शुक्रिया, मैं थोड़ा देरी से ज्वाइन किया, मैसेज देखने जी में जी लेट जी हो गया। अच्छा, जी मेरा प्रश्न है थोड़ा मेरा वृत्ति के हिसाब से, सो मेरा वृत्ति के बारे में कुछ बोलना चाहिए। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ जी और करीबन 30 साल से हम परिसर के साथ जो विन्यास बनाते हैं ना, आर्किटेक्चर, तो उस टाइप के जी जी आर्किटेक्चर जी, के साथ जुड़े हैं। एक डिजाइनिंग विद नेचर, हम्म 30 साल हो गया। हम्म, जी मिट्टी हो, पत्थर हो, ईंटें हो, नेचुरल लाइट, जी सब जी जी कुछ। जी जी आपने ये यात्रा में क्या आप जी पूछे या लोग आपसे पूछे ये विन्यास के संबंधी, भवन मकान के जो निर्माण हम्म के संबंधी कोई कुछ बातचीत हुआ? क्योंकि ना आजकल, हम्म और उसका एक हम्म रिमाइंडर बोल के बता दूंगा, जब लोग बोलते हैं हम्म, परिसर को बचाना है, ये निर्माण के जी संबंधी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर के संबंधी ज्यादा लोग नहीं बोल रहे हैं। पेड़ पौधे का है, तालाब हम्म का है, नदियों का है, सब कुछ है, लेकिन बिल्डिंग का ज्यादा नहीं हो रहा है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलिए, उसका जी कम जी से जी कम 30% से ज्यादा उसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का असर है। जी तो क्या जी जी जी, ऐसे कुछ बातचीत हुआ? देखिए, आपकी बात सही है कि भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ये इशू है ये भी इस समय। लेकिन देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक समस्या बन चुका है, क्योंकि हम जान चुके हैं। बात ये है कि हम बहुत सी चीजों को हम जान चुके हैं इस समय, और जब तक ये हमारे पास हमारा ज्ञान जो रहेगा, ये हमें ऐसे ही जो है इस तरफ ले जाता रहेगा। और रही इस बात की कि हम इन सब चीजों को रोके, तो हम जैसे आप जैसे लोग जब तक आगे आएंगे नहीं, ये चीज रुकेंगी नहीं ऐसे, क्योंकि एक आदत आदत पड़ चुकी है सबको। सबको जब तक ये लगता रहेगा कि हमारा काम ऐसे चलेगा नहीं, इन सब चीजों के बिना हम रह नहीं पाएंगे, तो ये सब होगा। तो ये सब सब चीज एक, ये लगता लगता है कि बस एक छोटी सी बात है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसा मैंने बताया कि बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जो इन बातों को सिर्फ इस तरीके से ले रहे हैं कि भैया हमारा थोड़ी काम है, ये सरकार का काम है ये। तो सरकार इन द सेंस, सरकार तो आपने ही खड़ी की है ये, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सरकार एक ही ऐसी है, लेकिन हमारी जो हमने जो चीज सीखी है, हमने चीज जो जो जानी है, हम अपने उस पथ को छोड़ नहीं रहे अभी तक, हम पकड़ के बैठे हैं। ना तो हम कुछ मान रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं, ना हम कुछ जानते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हम सिर्फ एक सबको जो है ये ऐसे संकट में ले जाके ये रख देंगे कि
फिर वो उससे निकलना मुश्किल नहीं है। अब लोगों को क्या लगता है ना कि जब हमारा जब मन करेगा, हम जब जाके रुकेंगे, हम जब जाके सब चीज रोकेंगे। लेकिन उनको इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि प्रकृति का भी एक मन है। प्रकृति जब अपने पे आएगी तो ना तो आपकी चलेगी, ना मेरी चलेगी, ना सुप्रीम कोर्ट की चलेगी, ना हाई कोर्ट की चलेगी, ना अमेरिका की चलेगी, ना मिलिट्री की चलेगी। अभी आपने देखा वो पीछे लॉस एंजलिस में आग लगा कितना, तो इतना वो मंजर आप देख के हैरान हो जाएंगे उसको कि भाई महाशक्ति अमेरिका भी उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि ये कितनी एक भयानक जो है त्रासदी की हम तरफ जा रहे हैं। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का हाल कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जो है जीव जंतु जब जले उस समय कैसे जंगल्स में आग फैली। तो ये है। तो देखिए हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कर पा रहे हैं हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये अवेयरनेस जो है इसके रिगार्डिंग पूरी पूरी करूँ। और इस इंडस्ट्री पे जो है आप जो बता रहे हो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मुझे इतना ज्यादा अभी पता नहीं, लेकिन जितना हो सका मुझे भी थोड़ा सा इस चीज के रिगार्डिंग थोड़ा रिसर्च और करना चाहिए और अपनी बात को जो है सब तक रखना चाहिए। आप जैसे लोग जब तक हमारे साथ हैं तो मैं मानता हूं कि वो बात सब तक हम पहुंचा पाएंगे। बस हमें तो आपका सहयोग चाहिए साथ में। शुक्रिया करण जी, सहयोग तो जी जी हमेशा। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई और प्रश्न? क्या आपको कभी ऐसे आपने सोचा कि आप गिव अप करें आपकी यात्रा में, मतलब ऐसी कोई अड़चन आई कि कोई मुश्किल आया जिससे आपको लगा कि मे बी ये मतलब आपको गिव अप करने का आपका विचार आया ऐसा मन में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया मुझे विचार, बल्कि मुझे तो आनंद आ रहा था, सच बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था कि मैं बोल कैसे रहा हूँ लोगों के आगे, इतनी पब्लिक के आगे मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी, मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग कभी किया नहीं। लेकिन मुझे लगता है ये काम बहुत जरूरी काम है ये, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो इसमें फिर सबका जो है सब इसमें उलझेंगे इस चीज में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से इस बात का मुझे अंदर से खुशी भी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबके लिए अच्छा है, वो सब चीजें, क्योंकि मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ ये सब चीजें, लेकिन ये चीज सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं लोग अगर इस बात को समझ गए तो कहीं ना कहीं वो मेरा साथ ही देंगे, अगर वो समझ गए तो। और मैं कोई गलत चीज उस समय कर नहीं रहा, तो गिव अप का तो बात था ही नहीं कोई भी। लेकिन जितना मैं अपने बात लोगों तक बोल पाया, पहुंचा पाया, तो उसमें मुझे मजा ही मजा आया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाने का मुझे एक मौका मिला। ठीक है, वो चीज जो मैंने कभी रोड को देखा नहीं, मैंने उन रोडों को देखा इतने करीब से। ठीक है, कभी मतलब मैं कभी उन पे गया ही नहीं, गाड़ी लेके तो चलो ठीक है हम गाड़ी लेके कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं वैसे गाड़ी लेके भी कभी गया नहीं। तो मेरे लिए एक अपने आप में बहुत एक आनंद का ये विषय था। और मुझे मौका मिलेगा टीम के साथ तो मैं जरूर जो है ये अवेयरनेस के काम, अगर हमें जाना पड़ा है सब कुछ करने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि इसमें अपने आप में ये आनंद भरा काम है, बहुत अपने आप में बहुत आनंद भरा हुआ काम है। कि अगर आप सोचिए कि आप गुजरात से जब निकलते हैं, गुजरात से आप राजस्थान के बॉर्डर्स को आप देखते हैं, तो उस समय आपको कैसी कैसी आपको जगहें देखने का मौका मिल रहा है, कैसे कैसे लोगों से आपका वास्ता पड़ रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं आपसे बातचीत करने, और आप अकेले हैं उस समय, आपके कंधे पे एक बैग है और लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आप आइए आइए चाय पीजिए, कुछ खाना है आपको, आपको पानी चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए, कुछ फ्रूट चाहिए आपको, हम ले दें आपके लिए। तो अपने आप में लोग स्वागत कर रहे हैं लोग। अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं, लो 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 कुछ रख लो, पैसे वैसे कुछ खा पी लेना। तो गिव अप की तो बात कभी आई नहीं बीच में, कोई गिव अप की बात नहीं आई, बल्कि मजा आया, बहुत मजा आया। करण, कितना दिन जी लगा जी जी, फॉर योर होल जर्नी, लाइक how many days it नियर 27 28 days। और लाइक where were you staying, like टेम्पल्स एंड स्टेशंस, नियर जो स्टेशन जो रहता है ना रेलवे का जो, या फिर बस का जो प्लेटफॉर्म जो रहता है,
या फिर जो टेम्पल जो गांव में जो बड़े बड़े जो पुराने टेम्पल जो हैं, तो वहां मेरे पास बिछाने का मेरे बैग में था जो मैट जो था, छोटा मैट जो होता है, मेरे पास बिछाने का वो था। तो बस वही वही लेके मैं चल रहा था, तो कहीं पे भी बिछा रहा था और लेट रहा था, सो रहा था। तो उसमें अपने आप में एक आनंद था। लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा आया ना, वो मंदिरों में आया, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है ना, गांव वाले उस चीज को रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं आज भी, कि भाई मंदिर में कोई शरण लेने के लिए आया है, तो हमारा ये जो है मेहमान है, तो हमें इसका जो है स्वागत करना है। लोग खाना भी लेके आ रहे थे और तो और मेरे लिए। भाई जैसे मान लो गांव में इतना मतलब मैंने अपने जीवन में पहली बार इस चीज को अनुभव किया कि गांव वाले मेरे लिए खाना लेके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मेरे जैसा एक व्यक्ति और मुझे मिल गया, वो साइकिल पे यात्रा कर रहा है, वो कहीं और धाम के लिए निकल रहा है, केदारनाथ के लिए वो जा रहा है, उसके साथ मैं भी आ गया हूँ, तो भाई ठीक है, दोनों के लिए खाना ले आया कोई, तो हमने खा लिया। शाम का टाइम है, रात को बिल्कुल सन्नाटा, दूर दूर तक गांव में एक व्यक्ति भी नहीं, पूरा मंदिर में लाइट चल रहा है, हम बाहर आराम से सो रहे हैं बस। हालांकि थोड़ा बहुत डर है, लेकिन ये बात भी दिल में है कि वो मंदिर में सो रहे हैं, मंदिर में कोई डर नहीं है, ठीक है। और लोग जब इतने रिस्पेक्ट से मंदिर को देखते हैं, तो फिर वहां कोई डरने की बात नहीं है। जितना अगर हम कहीं बाहर होते तो शायद डर लगता, लेकिन मंदिर में कोई डर नहीं लगा, क्योंकि भगवान को इतना लोग मानते हैं, तो फिर ठीक है वो चीज। और गांव के अलावा करण, शहर भी आए होंगे रास्ते में, कौन से बड़े शहर आए रास्ते में? रास्ते में बड़े शहर जैसे मान लो बीच पे सबसे पहले आया था अपना ये हिम्मतनगर आया सबसे पहले, तो गुजरात में जो हिम्मतनगर है। हिम्मतनगर के बाद फिर आप जाते हैं रतनगिरी बॉर्डर आता है आपका। रतनगिरी बॉर्डर पे एक मंदिर है, सावला सावला सेठ करके मंदिर है। राजस्थान के बॉर्डर और गुजरात के बॉर्डर पे ही जस्ट है वो। वैसे तो गुजरात के अंदर है। तो सावला सेठ मंदिर है, तो वहां भी मैं रुका मंदिर के अंदर। तो वहाँ बढ़िया सिस्टम था, मतलब उन्होंने तो मुझे फ्री में ही रहने के लिए कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जब निकलता हूँ, तो छोटे छोटे जो कस्बे हैं बॉर्डर के जो आसपास के, तो उनमें से निकलते निकल सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ अपना ये जो था ना, भिलोड़ा भिलोड़ा करके एक जगह है, भिलोड़ा करके। तो यहाँ मैं पहुंचा, तो यहाँ का बस स्टैंड था, फिर यहाँ मैं रुका। तो उसके बाद फिर जब राजस्थान लगा, राजस्थान से रत्नागिरी है, रतनपुर बॉर्डर, सॉरी रतनपुर बॉर्डर है। तो रतनपुर बॉर्डर से निकलते 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 सबसे पहला जो शहर आया, तो वो अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं है, कोई गांव से का नाम है, डूंगरपुर, सॉरी डूंगरपुर। तो डूंगरपुर वहां का एक बड़ा शहर है, डूंगरपुर। तो वहां मैं स्टे मैंने किया, सबसे बड़ा शहर वहां का वही है। जब आप शुरुआत करते हो रतनपुर बॉर्डर से, तो डूंगरपुर शहर पड़ता है छोटा सा, लेकिन अच्छा शहर है वो। तो वहां मैं रुका सबसे पहले और स्टे किया। वहां के लोगों मैंने वहां का जो कल्चर है, सबसे पहले वो कल्चर देखा मैंने, कि वही कैसे कैसे लोग हैं जिनको हिंदी आता है, नहीं भी आता है, जो मिक्स हिंदी बोल रहे हैं। खाना यहाँ का कुछ और है, बोली कुछ और है, हवा कुछ अलग है यहाँ का। तो वो अपने आप में बहुत एक मजेदार चीज थी मेरे लिए, बहुत मजेदार चीज। मैंने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया है जो उन चीजों को एक्सपीरियंस किया है जो शायद हम पैसे दे के भी शायद ना कर पाए। अच्छा। Karan, one जी more thing. जी। You use Google Maps क्या? Like when you went from Gujarat हाँ to हाँ, Delhi? मैंने गूगल मैप इस्तेमाल किया, मैंने गूगल मैप पूरा इस्तेमाल किया जब और मुझे लगा भाई। traveling how? Like by bus or how did like from Gujarat to नहीं नहीं Delhi? नहीं, How? देखिए देखिए, वो मैं पैदल चला हूँ। लेकिन पैदल जब का? कई बार क्या, हाँ, हाँ पद यात्रा, इसको पद यात्रा इसलिए बोला गया ना, कि पैरों की यात्रा जो है, इसको पद यात्रा इसलिए बोला गया। और जब जब मुझे कई बार ऐसा मुझे लगा कि भाई अब रात जो हो चुकी है और गांव आसपास में कोई मेरा है नहीं, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। भाई जैसे मान लो, अब रात के शाम का गांव के अंदर तो आपको पता है कि दूर दूर तक कोई है नहीं, पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है। तो उस समय लोगों ने सपोर्ट किया, और उस समय मेरे को जरूरत थी, क्योंकि 7 बजे नहीं, और मुझे कोई ऐसा जगह चाहिए जहां मैं सेफ फील कर पाऊं, जहां जो है मंदिर हो, कुछ ऐसी जगह हो। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई जगह मिली नहीं, तो मैंने लोगों का सपोर्ट लिया उस समय। जैसे मान लो बाइक वाले को बोल दिया, भाई यहाँ तक छोड़ दे जहाँ मंदिर हो आसपास में, या फिर थोड़ा गांव का सिस्टम चलता फिरता हो।
अब रोड के बीच में मैं रुकूंगा तो फिर मेरे लिए भी ठीक नहीं है वो सब चीज। तो फिर मैंने वहां मदद लिया भाई। या तो मैं एक काम ये करता हूँ कि 6 बजे तक मैं कहीं अच्छी जगह पहुंच जाऊं जहाँ शहर हो, पूरा चलता फिरता एक शहर हो। या फिर या फिर मैं अगर लेट हो भी गया, कोई दूर दूर तक शहर नहीं है, तो किसी गांव में रुक जाओ। या फिर अगर कोई गांव भी आस पास में नहीं है तो भाई किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी उस समय। बाइक वाइक की मदद ले ली, भाई मेरे को आगे तक छोड़ दो जहां तक शहर हो या कोई मंदिर हो, बस वहां तक रुके तो अपना मैट निकाला, आराम से लेट के सो गए। अगर कोई गांव का कोई आ भी गया पूछने के लिए कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तो उनको बता दिया। बताने के बाद तो लोग खाना भी ऑफर कर रहे हैं, पानी ऑफर कर दिया, भाई नहा लो, आप रुक जाओ आज, ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए वो बता दो, हम आपकी क्या सेवा करें। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए, बहुत मजा आया, बहुत मजा। और फ़ोन को चार्ज करने में कोई तकलीफ हुई थी? नहीं, फोन बीच बीच में बंद। अब दरअसल फोन इतना इस्तेमाल हुआ नहीं ना, पूरा दिन चलना ही है उसमें, चलना चलना है। अब जैसे मान लो आपके हाथ में एक तो बोर्ड है तो आप कहीं पे भी, अब पेट्रोल पंप हमेशा बीच में आ रहे हैं, पेट्रोल पंप पे आप लगा लीजिए चार्ज। अब आप चल रहे हो तो इतना मोबाइल इस्तेमाल होगा भी नहीं। पहली बात, आप सड़क के हाईवे के साइड साइड में आप चल रहे हो तो मोबाइल इस्तेमाल करना सही भी नहीं है आपके लिए। तो आप एक बार फुल चार्ज कर लीजिए उसको दिन में, तो वो पूरा दिन निकाल ही देगा, पूरा दिन निकालेगा। तो आपका इस्तेमाल जब आप रुकेंगे तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत आपने मैप देख लिया, मैप पे आपको एक बार रास्ता दिख गया पूरा, वही सीधा सीधा चला है, तो आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। एक बार तो ऐसा हो गया था मेरे साथ कि ऐसे ही मैंने मैप इस्तेमाल किया, यानी शुरुआत की बात है बिल्कुल, तो मेरा रूट गलत हो गया था। तो फिर मैंने रूट दूसरा उस तरफ से निकाला, दूसरा रूट। तो रूट मेरा जाना था मुझे अपना ये गुजरात से राजस्थान की तरफ, लेकिन मैं गुजरात के अंदर ही चला गया था बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बहुत, एक शुरुआत के दिनों में बहुत समस्या हो गया था। तो फिर मैंने देखा भाई प्रॉपर नक्शा लगा के रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ताकि इसको अच्छे से जो है मैं रास्ते को देख पाऊं और चल पाऊं। तो उस समय मुझे लगा कि भाई हाँ, थोड़ा सा दिक्कत तो है ये, लेकिन बाद में वो संभल गई वो सब चीजें। जब नक्शा लगातार मैं देखता चल रहा था तो वो ठीक हो गया। बाद शुरुआत में दिक्कत हुआ था बस, कि भाई मैं पूरा देख नहीं पा रहा था, उस चीज को मैं देख नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में वो सब रिजॉल्व हो गया। आप एक दिन में अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे चलते थे? मैं ये मान लीजिए सुबह निकल गया कोई 9 बजे 8 बजे। अगर मेरे को थकान ज्यादा होती थी तो मैं लेट निकलता था कई बार, लेकिन आम तौर पे मैं 9 बजे निकल लेता था, 8:30 से 9 बजे के बीच। और शाम तक मैं चलता था 5-6 बजे तक। अगर मुझे कहीं अगर रहने का अच्छा सा मिल गया तो 5-6 बजे तक मैं रुक गया वहां पे। वरना फिर 7 भी बजता था, कई बार 7 बजे के बाद मैं रुकता था। और दोपहर के समय में 1-1.5 घंटा रेस्ट करता था, जब धूप बहुत ज्यादा होता है उस समय। जैसे मान लो आप 12 से 1:30-2 बजे तक मैं रुकता था। तो उस समय मैं अच्छे से रेस्ट वेस्ट करता था, खाना खाना खाता था, पानी वानी पीता था, अच्छे से कहीं बैठ जाता था मैं उस समय। तो उसके बाद मैं चलता था आराम से। कहीं अगर कोई जगह ऐसी मिल गई जहाँ थोड़ा बहुत सो गया तो सो गया वहां बीच में। लेकिन थोड़ा वो फिर बैठे बैठे सोना भी, मतलब इस तरीके से कि भाई ज्यादा कोई ज्यादा सामान सुमून ना उठा के ले जाए, बैग वैग ना ले जाए, तो बिल्कुल एक सतर्कता के साथ सोना जरूरी था मेरे लिए। तो मैं सो रहा था उस समय। तो बस थोड़ा बहुत सो गया भाई। दोपहर के समय रेस्ट करता था ज्यादातर, लेकिन सुबह शाम चलना ही था, बस चलना ही था, चलना ही था बस। वो अपने आप में वो एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है वो, बहुत मजेदार। और मौसम कैसा था पूरे यात्रा के दौरान? देखिए मौसम, मुझे जो शुरुआत में जब मैं निकला था अपना, अहमदाबाद से जब निकला था हिम्मतनगर की तरफ जब मैं गया, हिम्मतनगर की तरफ गर्मी बहुत था। हिम्मतनगर की तरफ बॉर्डर तक गर्मी रहा था। अपना रतनपुर जो बॉर्डर है राजस्थान का और गुजरात का, रतनपुर बॉर्डर है, वहां तक गर्मी रहा था। उसके बाद मौसम, जो एक आप पहाड़ देखेंगे ना वहां के, जो आपको बिल्कुल अरावली के जो पहाड़ जो आपको दिखेंगे, तो वो जो एक मतलब मौसम अच्छा हो गया था वहां पे राजस्थान का। जो जैसे राजस्थान का एंट्री लिया तो मौसम चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा। मतलब ना गर्मी ना सर्दी, ऐसा मौसम था। तो सबसे अच्छा मौसम मुझे राजस्थान का लगा। बिल्कुल जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है, जहाँ बिल्कुल हरा भरा है और जहाँ पहाड़ है, अच्छा पानी है, सब अच्छा है वहां पे। तो वहाँ अच्छा मौसम मुझे मिला। लेकिन गुजरात का जो क्षेत्र था वहां जितना अच्छा मौसम मुझे नहीं मिला। राजस्थान में सबसे अच्छा मौसम। लेकिन जैसे ही मैं
राजस्थान क्रॉस करके पहुंचा अपना बड़े बड़े शहरों में, जयपुर की तरफ में जब पहुंचा तो वहां दोबारा वही गर्मी। फिर आपको पता है ये दिल्ली का क्या हाल है, हरियाणा का क्या हाल है, तो वो सिर्फ राजस्थान तक अच्छा रहा सर। राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है रतनपुर बॉर्डर की तरफ, तो डूंगरपुर की तरफ, वहां सब अच्छा रहा। मुझे सबसे अच्छा वही लगा, क्योंकि वहां अगर आप पहाड़ को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, और आप उनके बीचों बीच आप चल रहे हो। शायद वो पहाड़ मैंने अपने जीवन में, मैंने तो कभी देखे नहीं इतने बड़े बड़े पहाड़, और मैं पहली बार वो सब एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन वो पहाड़ अपने आप में जो है मजे बहुत गजब थे। अगर मैं वहां रुकता, उनके ऊपर जाके सोता, तो शायद मुझे और मजा आता। लेकिन मेरा कोई ऐसा मैं पहले इतना थका हुआ था कि उनके ऊपर जाने में मुझे और टाइम लगेगा, तो फिर मैं इसलिए मैं गया नहीं। तो खतरे की एक दृष्टि मुझे लगा, क्योंकि मुझे मंदिर मिल ही रहे थे आसपास में, तो मैं उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ तो नहीं पाया। बस ये मुझे लगता है थोड़ा सा ये चीज छूट गई मुझसे, कि मुझे पहाड़ों के ऊपर जाके सोना था, रहना था, अपना बिछा के अच्छे से रात को वहीं रुकना था। लेकिन वो मैंने रिस्क लिया नहीं। बस मुझे मंदिर मिल गया, वो मेरे लिए काफी था, या फिर कोई स्टेशन आसपास में मिल गया तो वहां रुक गए। तो बस ऐसे ही सफर चलता रहा। हाँ, हाँ, ये प्रसाद एक, जी एक का। प्रश्न इधर से आया है। जी जी जी। पानी का, देखिए पानी का मैंने शुरू में बताया कि एक तो मेरे पास बोतल था, 1 लीटर वाला मेरे पास बोतल था। और आप जैसे सज्जन व्यक्ति बीच में मुझे मिले, तो वो मुझसे स्वयं पूछ रहे थे, पानी वानी पियोगे, चाय पियोगे, कुछ खाओगे, अच्छा ये सुनो सुनो, ये लो, हमने तेरे तुम्हारे लिए फ्रूट लिया है, ले ले जाओ, इनको बैग में डाल लो। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे बहुत मिले ऐसे ऐसे लोग, बहुत ऐसे ऐसे लोग मिले कि लो भाई फ्रूट खा लेना आप, ये आप आपके बैग में डाल रहे हैं, चलो आप नहीं ले रहे हो आप जिद के कारण, अच्छा चाय पियोगे, रुको इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चाय पियो चाय पियो ये, अच्छा पानी का बोतल ले लो, पानी का बोतल लो, ठंडा लोगे गर्म लोगे, चलो जैसा भी दे दो, लो ये 1 लीटर पानी का बोतल डाल लो बैग में। तो ऐसे ही चलता था सफर। तो बड़ा अपने आप में बहुत मजेदार चीज थी वो। लोग अपने आप आगे आते हैं, भाई आप ये बोर्ड लेके चल लो इतना बड़ा, आपने खाना वाना खाया कि नहीं खाया है, कहाँ से आप आए हो, कहाँ जा रहे हो, अच्छा ये क्या है, ये सब क्या है, दिखाओ बताओ हमें थोड़ा सा इसके बारे में। तो बताया उनको, भाई गर्मी बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, अच्छा ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये बताओ, हाँ इसलिए हो रहा है, कार्बन इतना बढ़ रहा है और ये मीथेन इतना बढ़ रहा है, और उसके में कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, तो बस वही चीज रोकने के लिए कर रहा हूँ। तो अच्छा खाना खाओगे, लो लो खाना खा लो ये। तो ऐसे ही बस चल चल रहा है। मेरे पास 1 लीटर का बोतल रहता था सदा, 1 लीटर का बोतल मैं कहीं पे भी भर के पीता था उस पानी को। लेकिन लोग बीच में ऑफर भी करते थे, 20 लीटर का दे दिया किसी ने, लो भाई आप ये रख लो पानी हमारी तरफ से है। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो पैसे दे रहे हैं, आप खाना खा लेना कुछ। तो ऐसे से मिलते रहे लोग, अलग अलग तरह के लोग। लेकिन जो एक्सपीरियंस था मुझे बहुत मजा आया इसमें। बीच में इसको मैंने कभी गिव अप करने का सोचा भी नहीं, दूर दूर तक प्रश्न था ही नहीं कि गिव अप करूं, अपने आप में मजेदार चीज थी ये मेरे लिए। और कोई प्रश्न? Karan, did you pass by any जी जी। forested area? ऐसा जो फॉरेस्ट है, like walk by. हाँ फॉरेस्ट एरिया आया था बीच में, अपना ये जो है राजस्थान की तरफ से आया था। ये अपना जो था, ये शहर था वो भीलवाड़ा नहीं, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के इस तरफ जो है जंगल था, लेकिन वहां मुझे थोड़ा सेफ लगा नहीं। लोगों ने मुझे रोक दिया कि भाई आप थोड़ा जंगल की तरफ से ना जाके आप सड़क की तरफ से आप निकलिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे रोका वहां पे कि आप जंगल की तरफ ना जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको कोई लूट पीट सकता है, लड़ाई वड़ाई कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, क्योंकि सुनसान एरिया है। तो वहां से फिर मैं निकला नहीं, मैंने वो रूट लिया ही नहीं। मैं साइड साइड के भीलवाड़ा शहर की तरफ से ही मैं डायरेक्ट शहर के अंदर से होता हुआ मैं सारा अपना रास्ता क्रॉस कर गया। तो बस वही है। लेकिन जो अपने आप में जो एक जो ये पहाड़ों का जो सीन था ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, और मौसम भी बहुत अच्छा है वहाँ का, बहुत बढ़िया मौसम है। अच्छा, और कोई कोई प्रश्न? मतलब कोई हाँ हाँ, बोलिए। हाँ करण, कुछ बोलना है? बस हाँ थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। देखिए अभी 2015 में कोई किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है, कोई किसी को पूछना हो तो।
मैं सत्यजीत सर, जी जी सत्य जी प्रकाश अविनाशी। तो ये बस आप लोगों का जानकारी के लिए बता रहा हूँ, प्रश्न नहीं है। जी 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 एक आर्टिस्ट जी है जी जो कलकत्ता में आजकल बेंगलुरु में रह रही है, गीता बालकृष्णन। ये गीता जी जी बालकृष्णन जी जो है, वो कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से ढाका, चेन्नई से बैंगलोर, ऐसे कोई 3, 4, 5 पदयात्रा की है। और जी यही जी आप बता रहे हैं, वो भी सुस्थिर जीवन के लिए, सस्टेनेबल लिविंग के लिए, विन्यास के लिए लोगों उनसे बात करके पंचायत में, गाँवों में, स्कूलों में भाषण करके ये पूरा कवर किए और एक किताब भी के ऊपर अपना जो अनुभव है, उसको सब मिला के एक किताब भी अभी लिख के छपी है। हम्म, कभी अगर मुलाकात कर सकते हो कर लीजिए। अच्छा, आपने बहुत क्या बढ़िया। नाम बताया इनका? इनका क्या नाम बताया आपने? गीता बालकृष्णन। अगर आप इंटरनेट में टाइप करोगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। बालकृष्ण GITA, गीता? हाँ, अच्छा अच्छा, GITA हाँ जी, गीता अच्छा, बालकृष्णन। कृष्णन, ओके ओके, गीता बालकृष्णन, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। जी, मैं इनके बारे में जरूर थोड़ा जो है मैं जानूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा। तो बस ये सफर में अपने आप में बहुत अच्छा मुझे लगा। और बस मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमारी बात जितने लोगों तक पहुंच पाएगी उतना हम कुछ कर पाएंगे। आज आप सबको पता है कि हम 1.5 डिग्री से आज हम ऊपर जा चुके हैं, इस समय 2024 में निकल चुके हैं ऊपर। तो आप ये सोचिए, हमारी जो बातचीत जो पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी वो ये थी कि हम 45% कम करें 2030 तक, और 2050 तक हम नेट जीरो पे आए। लेकिन हमें इसके जो है परिणाम उल्टा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो और जो हमारे एनडीसी जो सेट हमने किए हैं, सब ने मिलके, सब कंट्रीज ने मिलके हमने किया था, वो सिर्फ 2% से ऊपर है ही नहीं। यानी कि हम जो ये सब इतना हमने सीओपी वगैरह किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हम इतना करके जो बैठे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है करने का भी। तो हम सबको अपनी टीम के साथ मिलके इस चीज को बहुत जोर शोर से उठाना पड़ेगा, और अपनी बात को सरकार के सामने तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो है साथ में लोगों तक भी अपनी बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब तक नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी से ही ये सब है और आम आदमी ही इसको रोक सकते हैं। तो इस समय हम क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर में हम जी रहे हैं। आप सबको रिजल्ट देखने को इतना मिला, कभी बाढ़, अपना इंडिया में इतनी जगहों पर बाढ़ आया, कभी केरला में बाढ़ आया, वायनाड में आया, कभी बिहार में आया, कभी त्रिपुरा में आया, कभी ये अपना ये बिहार में आया। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें हाथ भी है। और यदि हम इन सब चीजों को देख रहे हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं। हम यदि चुपचाप इन चीजों को देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। तो या तो हम उनको बताएं इस चीज के बारे में, अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि सरकार इन सब चीजों को रोके। और मुझे अब लगता है कि अमेरिकी सरकार कुछ अपना अब कदम उठाएगी, क्योंकि उनका नुकसान जो हुआ है लॉस एंजलिस शहर में, तो अब कुछ ना कुछ वो सोचेंगे इस बारे में कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब हो चुका है पहले। ठीक है, इंडिया में तो हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब अभी कदम उठाएंगे, तो मैं मानता हूं कि हमें भी, हमारी टीम को भी इसमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि ये पृथ्वी जब अपने पर आएगी तो हम चाहकर भी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार साइकिल, एक बार जब एक्टिवेट हो जाएंगे, फीडबैक लूप जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बाद हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमें लग रहा है कि भाई हमारी मर्जी है, हम जो करें ना करें, कब करें, ये करें वो करें। लेकिन पृथ्वी का भी अपना एक मन है, प्रकृति का भी अपना एक मन है। वो जब अपने पे आएगी तो भाई फिर किसी की चलनी नहीं उसमें, तो देखो। क्योंकि एक बार जब ये गर्मी जब होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत सारे साइकिल अपने आप चल के शुरू हो जाएंगे। जब गर्मी बढ़ेगी तो वाटर वेपर्स और तेजी से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और तेजी से शुरू होंगे तो और हमारी जो आइस मेल्टिंग है वो और तेजी से पिघलनी शुरू होगी। वो तेजी से पिघलेगी तो और तेजी से हमारे पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। सबसे पहले मुंबई कर ही उसमें जाएंगे, मुंबई कर हो गया,
या फिर हमारे जो आइलैंड्स वाले जो देश हैं, मालदीव वगैरह जो है, ये जाएंगे सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि सब चीजों को छोड़ के इस चीज के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लाइमेट को बचाने, अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, और बस यही हम कर सकते हैं, और तो हम क्या करें। और इसमें सबसे ज्यादा जो सरकारें हैं उनको जागने की जरूरत है, पब्लिक को जागने की जरूरत है। ठीक है, और चीजों में ना उलझ कर सरकारों से सवाल पूछे जाएं, तो ये जब जाके चीज रुक पाएंगी। अन्यथा फिर ये बड़ी बड़ी बातें फिर बड़ी बड़ी ही रहेंगी, फिर कुछ होगा नहीं, तो चलता रहेगा। अभी अभी कुछ प्रश्न पूछा किसी ने, राजेश जी का प्रश्न है शायद ये। हाँ यस, मैंने पूछा क्वेश्चन। जी जी, सो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सो मुझे सिर्फ एक एस्टिमेशन चाहिए था कि बिकॉज आई जी, बिलोंग्स टू मुंबई, तो अ, हमारी जो मुंबई है वो अपकमिंग कितने सालों में पानी में सबमर्ज हो जाएगी? एनी आइडिया और एनी एस्टिमेशन, और कोई ऐसा कुछ आर्टिकल आए कि जिससे हम लोग फोरकास्ट कर सके, एंड वो उसके लिए हम लोग देखिए प्रिवेंटिव एक्शन मेजर्स क्या ले देखिए सके? राजेश जी, सुनिए सुनिए, सबसे पहले हम इससे एस्टिमेट हम इसी से लगा सकते हैं कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का हुआ था, हम उस पे पूरे अभी तक चल ही नहीं पा रहे उस पे। अब ये सोचिए कि जो हम इतना ये सब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ इतना सब ये करने में उतारू हैं इस समय, वो सब एनडीसीज जो सेट किए गए थे उसमें, वो सिर्फ 2% कटौती के ही है, बस ज्यादा नहीं है उसमें। और हमें जो बोला गया था 45% तक कम करने के लिए, जो पेरिस एग्रीमेंट में जो 2030 तक जो बोला है, अच्छा। तो इन सब चीजों पे कोई काम तो हो नहीं रहा है इस समय। तो मुझे लगता है कि ये पानी का जो लेवल है अभी, जब 1.5 से हम ऊपर तो अभी आ ही गए, 2024 में ही हमने वो क्रॉस कर दिया है। तो हाँ। अब आप ये मान लीजिए, अभी हम इमरजेंसी के समय में हम जी रहे हैं, अभी क्लाइमेट इमरजेंसी के टाइम में हम जी रहे हैं इस समय। यस। तो हमारे हमारे पास हद मार के कोई 10 साल 15 साल तक का टाइम हमारे पास बचा है इस समय। क्योंकि क्योंकि ये चीज देखो, ये चीज रोकने पे नहीं रुकेगी। मैं फिर वो बार बार वही बात दोहराए जा रहा हूँ कि ये चीज यस। रोकने पर नहीं राइट। रुकेगी। अगर हम आज से बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, हम ये बात बोलेंगे कि भैया हम साधु हो गए हैं, हम बिल्कुल फकीर बन गए हैं, तो आप जब जब ये जाके आप मानिएगा कुछ हुआ है, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये चीज बहुत बड़े स्केल पे अभी अ, हो रही है अभी। और मुझे जहां तक लगता है, अब अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है, तो वहां के लोग इस बात को समझेंगे, और कहीं ना कहीं भारत भी उससे सबक लेगा। क्योंकि भारत की जो आदत है इस समय वो ऐसी है कि जब तक और देश नहीं रुकेंगे तो हम क्यों रुके। तो तो कहीं ना कहीं अब सब सबक लेंगे, और अमेरिका जब रुकेगा तो सबको रुकना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वो एक महाशक्ति इस समय है। और देखते हैं कि कैसे क्या होगा, लेकिन हम इस समय ये मान लीजिए, हम क्लाइमेट इमरजेंसी के टाइम में हम जी रहे हैं बस। हाँ। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, और प्रकृति जब अपने पे आ जाएगी तो फिर तो पता नहीं कब क्या हो। इतनी जल्दी वो साइकिल, कितनी जल्दी जल्दी सब साइकिल एक्टिवेट होंगे, कोई इसका हाँ। कोई वो नहीं है। क्योंकि लेकिन ये कन्फर्म है कि 1.5 से 2 डिग्री के बीच में साइकिल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, या मान के चलिए। माय गॉड। अच्छा, तो डेढ़ से दो अभी मैं डिग्री एक हाँ, बोलिए। जी, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, तो अभी मुझे अनाउंसमेंट करना है, हमें बस बताना है कि हम लोग फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुंबई क्या करते हैं। हम लोग 2019 से ये बना है ये समूह। हम लोग मुंबई के बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरण के लिए हम लोग कंसर्न्ड लोग हैं जो हम लोग साथ में आए थे। तो अभी पिछले साल हम लोग ने एक बहुत अच्छा अप्रैल फूल्स डे का हमने एक इवेंट किया था। मतलब इस थीम पे किया था कि जिस तरह हम लोगों को ही एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अलग-अलग मतलब तथ्यों से समाज में। पॉलिटिशियंस भी है उसमें, इंडस्ट्री के लोग हैं। तो मतलब जो सच्चाई है पर्यावरण की, जलवायु संकट की, उसकी गंभीरता को छुपाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है हाईवे बनाने के लिए,
या बड़े-बड़े डैम बनाने के लिए नदियों में, जो पर्यावरण का विनाश है वो एक्चुअली में अच्छा है, विकास है। इस तरह के जो सोच को बढ़ावा दिया जाता है, हम लोग उस तरह से उससे हम लोग बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। तो इसी थीम पे हमने एक अच्छा-सा कार्यक्रम किया था कि हमारे शहर में भी हम देखें कितने ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, कितनी धूल है, कितना वायु प्रदूषण है, गर्मी बढ़ते जा रही है कंक्रीट की वजह से। तो इस थीम पे हमने एक कार्यक्रम किया था और इस साल भी अप्रैल 1 के आसपास हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा अप्रैल 11 को ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक है, वैश्विक जलवायु स्ट्राइक है। तो उस दिन पूरे दुनिया में ये पर्यावरण के लिए रैली होती है, अनेक कार्यक्रम होते हैं। तो इन दोनों के लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और सभी को आमंत्रित है कि वो भी हमारे साथ में जुड़े, हमारे पर्यावरण के लिए प्रयासों में जुड़े। इसके अलावा मुंबई में, बांद्रा में भी हम लोग के मतलब वहाँ के बगीचे बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। So one of the people, Natasha, is with us who can give you an idea about that. Yeah, so in Bandra, no, like the famous Bandra Fort Garden, वो तो like lot of greenery has been lost क्योंकि like every time it's been redeveloped. So we have written a letter to the BMC or we are awaiting their reply. If there's no reply, we are planning to just stand with placards over there and wait till they respond to us and they restore back all the greenery. So we have noticed a lot of gardens in Bandra is unnecessary getting redeveloped and concretized. So this time we have to take action because in Bandra Fort Garden it's a large area which got concretized. So we have to urge them to restore it back to normal because they can't keep on taking us for granted and they do whatever they like with taxpayers' money. थैंक यू नताशा। Yeah. एंड इसी तरह से आरे में भी हमारे साथी काम कर रहे हैं क्योंकि आरे में भी जो जंगल है वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर आजकल डंपिंग बहुत हो रहा है, ये डेब्रिस डंपिंग हो रहा है। इस तरह की समस्याएं वहाँ पर भी है, तो वहाँ पे भी हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं जो कोशिशें कर रहे हैं आरे को बचाने के लिए। तो हमें मुंबई को बचाना होगा। मुंबई मतलब एटलीस्ट हमें अपने लोगों के लिए एक रहने लायक शहर, एक रहने लायक पृथ्वी बचानी है, रखनी है। इसके लिए जो भी हो सकता है करना है, पर्सनल निजी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हमें कदम उठाने होंगे। तो इसके साथ में अगर कोई और प्रश्न है तो पूछ सकता है अभी करण से, नहीं तो हम लोग अंत की तरफ जाते हैं इस वेबिनार के। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा वो बात बोला अप्रैल फूल का, तो मुझे इसी से एक बात याद आई, फूल पैराडाइज। तो हमारे आसपास एक फूल पैराडाइज बना दिया गया है, तो एक पैराडाइज में हम जी रहे हैं। तो एक ऐसे लोगों से बिल्कुल ही हम ऐसी चीजों में हम उलझ गए हैं इस समय, जो हम इतना फूल फूल पैराडाइज बना के या फिर हमें इन चीजों में इतना फंसाया जा रहा है कि हम प्रकृति की तरफ ना ही देखें, डेवलपमेंट की तरफ इतना ध्यान करके 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 वो बिल्कुल ही हर चीज को एक एक नुकसान की तरफ ले जाते हुए हमारी हवा को, पानी को सब खराब किया जा रहा है। और एक हम फुल फुल पैराडाइज में हम जी रहे हैं इस समय। तो हमें इस चीज को पहचानने की बहुत जरूरत है और इससे बाहर आने की जरूरत है। सवाल खड़े करने की जरूरत सबसे ज्यादा, जो हमसे ये वोट लेने जो आते हैं इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे, खड़े करने पड़ेंगे, जब जाके थोड़ा सा स्थिति है ये सही हो पाएगी। क्योंकि लोगों ने इनसे सवाल पूछने छोड़ दिए हैं, चुपचाप हर बात को मान लेना इनकी, जो ये बोल रहे हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो इनसे सवाल ये तो कोई भी कर सकता है। मैं एक जनरली वैसे बात बता रहा हूँ सबको कि ये कोई भी कर सकता है ये काम। भाई शासन में अगर आप आ जाएं या फिर आप आ जाएं तो शासन में बैठ के तो हर कोई कर देगा ये काम। भाई शासन में आपको कोई काम कराना है तो आप कर दोगे वो काम।
लेकिन इनसे ये चीज जब तक पूछी जाएगी नहीं, ये चीज पूछी जाएगी नहीं कि ये सब हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप सिर्फ डेवलपमेंट जैसी चीजों का ही नाम लेते रहेंगे, ये सब कैसे चलेगा ऐसे। तो आज हम सबको सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठना जरूरी नहीं है, इनसे सवाल पूछे जाएं। जो यहाँ तक जो ये कुर्सी के इतने लोभी हैं, लालची हैं, तो इनसे सवाल पूछने बहुत जरूरी है। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। राजेश जी कुछ बोल रहे थे अभी आप। हाँ, मैं बोल रहा था कि मुझे लगता है कि हम लोग जब तक पार्लियामेंट में नहीं उतरते ना, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। ओके। हम नहीं लोग नहीं, वरना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर ही रहेंगे। हाँ वो बात सही है, पार्लियामेंट में भी उतरना जरूरी है, हमारे में से कुछ लोग उतर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन हम सबसे पहले हम पब्लिक बने, तो ढंग की पब्लिक तो बने, जो है सोते हुए पब्लिक तो ना रहे, क्योंकि वोट तो हम सब दे रहे हैं ना उसमें। अब ठीक है, कल को नताशा जी बन जाती है, एमपी बन जाती है, या सीएम बन जाती है, अग्रवाल जी हैं वो सीएम बन जाते हैं, लेकिन वो अब क्या है कि वो तो बन जाएंगे, लेकिन वो कर भी देंगे, लेकिन अब पब्लिक ही ऐसी है, जो पब्लिक उनसे कराना चाह रही है भाई, डेमोक्रेटिक देश है ना ये, पब्लिक जो कराना चाहेगी तो वही ये करेंगे। तो पब्लिक के ऊपर भी तो काम होना जरूरी है सबसे पहले, तो हम पब्लिक बने, सबसे पहले पब्लिक बनना जरूरी है हमारा। हम सवाल रेज करें, सवाल पूछें उनसे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, क्या करेंगे आप। ये सब शासन वासन डेवलपमेंट करना, ये तो बस ऐसे ही है बस चीजें, लेकिन मुख्य चीज ये है ना कि अपना ये सब इन चक्रों में अपने बच्चों का नुकसान कर लेना, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इन सब चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है आज। तो सबसे पहले हम तो बस यही अवेयरनेस कर सकते हैं, आप में से अगर कोई उस स्तर तक आप पहुंच पाए, पार्लियामेंट में कुछ काम कर पाए, तो मेरे लिए बहुत एक अच्छा वो रहेगा कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख पाऊं, ताकि आप सच में उसमें कुछ कर पाए, क्योंकि आप संस्था के साथ इतना जुड़ के काम कर चुके हैं, तो शायद आप उस बात को एक गहराई के साथ, एक गंभीरता के साथ उस बात को रख पाएंगे। तो आप बहुत बढ़िया, आप सही है, आप पार्लियामेंट तक जाएं, आप उस चीज को आप रखें, आप उस बात की गहराई को समझें, लेकिन ये ना हो कि आप उस बात को जाके फिर वहां भूल जाएं। बहुत से लोग ऐसे ही है कि भूलते हैं वहां राइट। जाके, बस वो बराबर। भूलना, बस भूलना नहीं है, बस बात वो है। चाहे पब्लिक फिर उस समय ये बोले या वो बोले, भाई हम अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी कुर्सी भी छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ चलेंगे नहीं। यानी कि आज भगत सिंह जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहे, जो सिर्फ मिमियाए नहीं, सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ बोलते रहे और सोचे भाई बात बनेगी। आहुति देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो जब जाके सब चीज सही हो पाएगी। क्योंकि ऐसे लोग इस समय शासन में आ चुके हैं, ऐसी हमारे देश की हालत है, हालांकि देश की क्या हालत है, पूरी दुनिया की ऐसी हालत है कि भाई पूंजीवाद को हर कोई समर्थन के उसमें है, कि भाई पूंजी है, पूंजी की वजह से सब हो रहा है ना, पूंजी के चक्कर में सब चल रहे हैं। भाई इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये जंगल काटो, ये काटो, वो काटो, इनसे पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो बस ये जब तक रुकेगा नहीं सिस्टम, तो जब तक बात मतलब अपने चरम पर पहुंच नहीं पाएगी। तो बस हाँ, आप जैसे लोगों का ही बस मुझे साथ चाहिए पूरा पूरा। मैं तो अपनी तरफ से जो मैं कर पाऊंगा, जो मैं अपना तन मन धन से मैं जो कर पाऊंगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, धन्यवाद करण। तो बहुत अच्छा बोला, और खासकर आपने जो अपना अनुभव बताया, हमें जान के जी बहुत अच्छा लगा। जो आपने अपना अनुभव बताया, आपने क्या कैसे यात्रा की, कैसे आपने जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए। आगे भी आपसे प्रोत्साहन लेके हम लोग अनेक चीज़ें करेंगे अपने शहर में, अपने स्तर पर पर्यावरण के लिए। और इसके साथ मुझे लगता है कि हम लोग आज का वेबिनार समाप्त करते हैं। अगर कोई हमसे नहीं जुड़ा है तो मैंने एक लिंक भेजा है चैट में, व्हाट्सएप का, फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर मुंबई का। इसमें इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आगे भी हम लोग
वेबिनार करेंगे और हम लोग फिजिकली भी मिलेंगे कहीं ना कहीं पर कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत सभी को शुक्रिया बोलना चाहूंगा। मेरी टीम मेरे साथ है तो पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ तक हम जा पाएंगे। बस टीम का रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी टीम ऐसे ही मेरे को प्रोत्साहन देती रहेगी तो शायद मैं उस बात को बहुत आगे तक मैं रख पाऊं और अपनी बात को सब तक मनवा पाऊं और सबको एक अच्छे से मैं अवेयर कर पाऊं, ताकि इस पृथ्वी को, इस धरती को, अपनी धरती माँ को बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, गुड बाय। थैंक यू। Very well said, Karan. If you required any support, we are Thank you. there गुड with बाय। you. Thank you, Yash. कुछ सपोर्ट वगैरह थैंक लगा यू, तो हम लोग से आप कांटेक्ट कीजिए। जी 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 जी। Thank you.